नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल ITI CBT एग्ज़ाम में। तो आज हम फर्स्ट ईयर इंजीनियर ड्राइंग का 2070 का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर 25 MCQ प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो आपकी CBT परीक्षा पास करने के लिए बहुत उपयोगी होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, सेंटर लाइन आर ड्रोवन एज, यानी कि केंद्र रेखाएं के रूप में खींची जाती है। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए, निरंतर संकरी रेखाएं यानी कि कंटिन्यूस नैरो लाइंस। बी, धराशायी संकरी रेखाएं यानी कि डैशेड नैरो लाइंस। सी, लंबी धराशायी बिंदीदार संकरी रेखाएं यानी कि लॉन्ग डैशेड डॉटेड नैरो लाइंस। और डी, लंबी धराशायी डबल बिंदीदार संकरी रेखाएं यानी कि लॉन्ग डैशेड डबल डॉटेड नैरो लाइंस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लंबी धराशायी बिंदीदार संकरी रेखाएं यानी कि लॉन्ग डैशेड डॉटेड नैरो लाइंस। तो यहाँ हमने जो सिलेंडर है उसका जो सेंटर होता है तो वो लॉन्ग डैशेड डॉटेड नैरो लाइन से दर्शाया जाता है। इसके बाद अगला सवाल, द इंक्लिनेशन ऑफ लेटर रिकमेंडेड बाय BIS इज, यानी कि BIS द्वारा अनुशंसित अक्षरों का झुकाव है। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए 75 डिग्री, बी 70 डिग्री, सी 65 डिग्री और डी 60 डिग्री। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 75 डिग्री। तो मित्रों, ये जो प्रश्न है वो अगले जो 3 पेपर के बारे में हमने डिस्कशन किया था उसके भी अंदर ये प्रश्न था, यहाँ फिर से रिपीट होता है, मोस्ट IMP प्रश्न। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ जो इंक्लाइन लेटरिंग की जो फिगर रखी है इसमें 75 डिग्री का झुकाव यानी कि इंक्लिनेशन होता है। इसके बाद अगला सवाल, द टाइप्स ऑफ पिक्चोरियल प्रोजेक्शन जनरली यूज बाय द आर्किटेक्ट इज, यानी कि आमतौर पर आर्किटेक्ट द्वारा उपयोग किए जाने वाला सचित्र प्रक्षेपण के प्रकार है। तो ऑप्शन ए ऑब्लिक, बी ऑर्थोग्राफिक, सी परिप्रेक्ष्य यानी कि पर्सपेक्टिव और डी आइसोमेट्रिक। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, परिप्रेक्ष्य यानी कि पर्सपेक्टिव। तो यहाँ हमने फिगर भी ली है पर्सपेक्टिव की जो होते हैं, तो वो आर्किटेक्ट इस प्रकार का ड्राइंग का उपयोग करते हैं। इसके बाद अगला सवाल, ए लाइन सेगमेंट दैट लाइन विद इन ए सर्कल एंड डज नॉट पास थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड, यानी कि एक रेखाखंड जो एक वृत्त यानी कि सर्कल के भीतर स्थिर होता है और वृत्त के केंद्र से नहीं गुजरता है उसे कहा जाता है। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए स्पर्शक यानी कि टेंजेंट, बी सेकेंड, सी कॉर्ड और डी व्यास यानी कि डायमीटर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कॉर्ड। इसके बाद अगला सवाल, सिलेक्ट करेक्ट आइसोमेट्रिक व्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू ऑर्थोग्राफिक व्यू सो वन, यानी कि दिखाए गए ऑर्थोग्राफिक व्यू के अनुरूप सही आइसोमेट्रिक व्यू चुने। तो यहाँ जो ऑर्थोग्राफिक व्यू दिया है फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, उसका यहाँ ऑप्शन में ए, बी, सी और डी जो आइसोमेट्रिक व्यू दिए हैं तो उसका सही व्यू हमें चुनना है आइसोमेट्रिक व्यू। तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं केवल ए, बी केवल डी, सी और डी दोनों और डी केवल सी। तो दोस्तों ये प्रश्न भी अगले पेपर में था, यहाँ फिर से रिपीट होता है और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों, यानी कि बोथ सी एंड डी। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ऑर्थोग्राफिक व्यू यानी कि फ्रंट व्यू और जो टॉप व्यू है तो वो ऑप्शन सी और डी दो आइसोमेट्रिक व्यू है वो सेम है और उसका ऑर्थोग्राफिक व्यू फ्रंट व्यू और टॉप व्यू है। आप यहाँ से लेफ़्ट साइड से देखोगे तो वो जो व्यू है इस तरह के, तो ये फ्रंट व्यू है और ऊपर की ओर से ये सी और डी दोनों व्यू को आप देखोगे तो ऐसा व्यू टॉप व्यू मिलेगा। इसके बाद अगला सवाल, द लेंथ टू हाइट रेशियो ऑफ ए क्लोज फिल एरो हेड इज, यानी कि एक बंद भरे हुए एरो हेड की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात है। तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। तो ऑप्शन ए 1/3, बी 3/1, सी 1/2 और डी 2/1। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 3/1। तो दोस्तों यहाँ हमने एरो हेड की फिगर भी ली है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो लंबाई एरो की जो लंबाई होती है वो ऊंचाई से 3
गुना ज़्यादा होती है। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न यहाँ रिपीट होता है। दोस्तों इस वीडियो में जो भी प्रश्न ब्लू कलर से हाईलाइट किया है वो अगले 3 पेपर के हम डिस्कशन किए थे, इसके अंदर जो प्रश्न था यहाँ फिर से रिपीट होता है। तो ये प्रश्न यहाँ रिपीट होता है। प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 3 व्यू इज नॉन एज, यानी कि किसी वस्तु का 3 व्यू यानी कि दृश्यों से प्रक्षेपण के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए परिप्रेक्ष्य यानी कि पर्सपेक्टिव, बी सममितीय यानी कि आइसोमेट्रिक, सी ऑब्लिक और डी ऑर्थोग्राफिक। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ऑर्थोग्राफिक। इसके बाद अगला सवाल, प्रीफेड ड्राइंग शीट साइज ऑफ A3 सीट फर्स्ट चॉइस ISO A सीरीज इज, यानी कि A3 सीट की पसंदीदा ड्राइंग शीट की साइज पहली पसंद ISO एक श्रृंखला है। तो ऑप्शन ए 594 बाय 841, बी 420 बाय 594, सी 297 बाय 420 और डी 210 बाय 297। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 297 बाय 420 mm। तो यहाँ हमने एक टेबल भी रखा है कि इस टेबल में आप देख सकते हो कि अलग अलग जो साइड की सीट होती है उसकी विड्थ और लेंथ यानी कि चौड़ाई और लंबाई भी दर्शाई गई है। हमारे प्रश्न के अंदर जो A3 सीट है उसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई 297 बाय 420 जो लेंथ है वो दर्शाई गई है। इसके बाद अगला सवाल, आइसोमेट्रिक ड्राइंग फॉल इनटू ए लार्ज कैटेगरी ऑफ ड्राइंग नॉन एज, यानी कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग के रूप में जाने वाली ड्राइंग की एक बड़ी श्रेणी में आती है। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन दी है ऑब्लिक ड्राइंग, बी एक्सोनोमेट्रिक ड्राइंग, सी मल्टीव्यू ड्राइंग और डी परिप्रेक्ष्य ड्राइंग यानी कि पर्सपेक्टिव ड्राइंग। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी एक्सोनोमेट्रिक ड्राइंग। तो दोस्तों जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग होते हैं वो एक्सोमेट्रिक ड्राइंग के रूप में जाने वाली ड्राइंग की एक बड़ी श्रेणी यानी कि श्रृंखला होती है। तो एक्सोमेट्रिक का ड्राइंग के जो अलग अलग टाइप्स होते हैं यहाँ फिगर में हमने दर्शाया है। पहला है आइसोमेट्रिक, इसके बाद डायमेट्रिक और तीसरा है ट्राइमेट्रिक। इसके बाद अगला सवाल, BIS recommended of the thickness of continuous thin line thickness for A0 पेपर साइज इज, यानी कि A0 पेपर आकार यानी कि साइज के लिए निरंतर पतली रेखाएं की मोटाई के लिए अनुशंसित BIS है। तो ऑप्शन ए 0.25 mm, बी 0.35 mm, सी 0.5 mm और डी 0.45 mm। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 0.35 mm। तो यहाँ हमने एक फिगर भी ली है कि जो A0 पेपर साइज की जो कंटिन्यूस थिन लाइन जो होती है तो उसका BIS अनुसार जो थिकनेस जो होती है वो 0.35 mm होता है। इसके बाद अगला सवाल, इन लेटरिंग वाइल ड्राइंग लोअर केस लेटर द टेक्स्ट बॉडी हाइट इज अबाउट ऑफ द कैपिटल लेटर्स, यानी कि लोअर केस अक्षरों को खींचते समय अक्षरों में टेक्स्ट बॉडी की ऊंचाई बड़े अक्षरों के लगभग होती है। तो ऑप्शन ए समान ऊंचाई यानी कि सेम हाइट, बी 3/4 ऊंचाई, सी 2/3 ऊंचाई और डी 1/2 ऊंचाई। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 2/3 ऊंचाई। तो दोस्तों यहाँ हमने एक फिगर भी ली है कि जो लोअर केस जो यानी कि स्मॉल लेटर होते हैं वो कैपिटल लेटर यानी कि अपर केस से 2/3 ऊंचाई पे होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो। इसके बाद अगला सवाल, द स्केलेन ट्राइंगल हैज़ ऑल इट्स साइड एंड एंगल एंड द एल्टीट्यूड इज द ट्राइंगल, यानी कि स्केलिंग त्रिभुज की सभी भुजाएं और कोण होते हैं और ऊंचाई त्रिभुज होती है। तो यहाँ ऑप्शन दी है कोई भी भुजा या कोण बराबर नहीं है और ऊंचाई त्रिभुज के बाहर या अंदर है, बी सभी भुजाएं और कोण समान है और ऊंचाई त्रिभुज की भुजा के बाहर है, सी सभी भुजाएं और कोण समान नहीं है और ऊंचाई त्रिभुज की भुजा से बाहर है और डी सभी कोण बराबर न्यूनन होते हैं और ऊंचाई त्रिभुज के अंदर होती है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सभी भुजाएं और कोण समान नहीं है और ऊंचाई त्रिभुज की भुजा से बाहर है, यानी कि ऑल द साइड एंड एंगल आर नॉट इक्वल एंड द एल्टीट्यूड इज आउटसाइड द ट्राइंगल। इसके बाद अगला सवाल, टू डो द फिलेट द इंस्ट्रूमेंट यूज इज, यानी कि फिलेट खींचने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण है। तो यहाँ रिक्त की पूर्तता करनी है। तो ऑप्शन ए फेंच वक्र यानी कि फेंच कर्व, बी कंपास, सी डिवाइडर और डी सेट स्क्वायर।
तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कंपास। तो यहाँ हमने फिगर भी आइसोमेट्रिक ड्राइंग के लिए है, जो ये जो लाल से हाईलाइट किया है लाल कलर से, तो वो फिलेट है, वो दौड़ने के लिए हमें कंपास का उपयोग करना पड़ता है। इसके बाद अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेसिफाई मेथड फॉर डायमेंशनिंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा डायमेंशनिंग यानी कि आयाम के लिए एक निर्दिष्ट विधि नहीं है। तो ऑप्शन ए समांतर डायमेंशनिंग यानी कि पैरेलल डायमेंशनिंग, बी सतत डायमेंशनिंग यानी कि कंटिन्यूस डायमेंशनिंग, सी लंबरूप डायमेंशनिंग यानी कि परपेंडिकुलर डायमेंशनिंग, और डी निर्देशांक द्वारा डायमेंशनिंग यानी कि डायमेंशनिंग बाय कोऑर्डिनेट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लंबरूप डायमेंशनिंग यानी कि परपेंडिकुलर डायमेंशनिंग। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन में जो ए, बी और डी जो दिए हैं वो एक प्रकार का मेथड ऑफ डायमेंशनिंग है, पर जो लंबरूप डायमेंशनिंग है, परपेंडिकुलर डायमेंशनिंग, वो जो डायमेंशनिंग की जो मेथड आते हैं इसमें वो नहीं है। इसके बाद अगला सवाल, फ्रेंच कर्व इज यूज टू ड्रॉ, यानी कि फ्रेंच वक्र का उपयोग खींचने के लिए किया जाता है। तो यह रिक्त की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए गोलाकार चाप यानी कि सर्कुलर आर्क, बी वक्र यानी कि कर्व्स, सी इलिप्स, और डी सर्पिल यानी कि स्पाइरल। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वक्र यानी कि कर्व्स। तो यहाँ हमने सेट स्क्वायर का जो सेट होता है वो भी फिगर में दिखाया है, और लेफ्ट हैंड जो सेट स्क्वायर है उसमें प्रोटेक्टेड दिया है, और जो राइट हैंड जो सेट स्क्वायर है इसमें दो फ्रेंच कर्व दिए हैं, जो वक्र यानी कि कर्व खींचने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला सवाल, इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन द प्रोजेक्शन लाइन आर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में प्रोजेक्शन लाइन प्रोजेक्शन के प्लेन के होती है। तो ऑप्शन ए इंक्लाइन, बी समांतर यानी कि पैरेलल, सी लंबरूप यानी कि परपेंडिकुलर, और डी इनमें से कोई नहीं यानी कि नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लंबरूप यानी कि परपेंडिकुलर। तो यहाँ हमने फिगर भी रखी है कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में प्रोजेक्शन जो लाइन होते हैं वो प्लेन, जो ये वर्टिकल प्लेन है उसके परपेंडिकुलर यानी कि लंबरूप होती है। इसके बाद अगला सवाल, फॉर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन BIS रिकमेंडेड द, यानी कि ऑर्थोग्राफिक अनुमानों के लिए BIS की सिफारिश करता है। तो ऑप्शन ए प्रथम कोण प्रक्षेपण यानी कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, बी तीसरा कोण प्रक्षेपण यानी कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, सी दूसरा कोण प्रक्षेपण यानी कि सेकंड एंगल प्रोजेक्शन, और डी चौथा कोण प्रक्षेपण यानी कि फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम कोण प्रक्षेपण यानी कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। इसके बाद अगला सवाल, लाइन विथ ए मल्टीपल ऑफ कैन बी ड्रॉन विद द कॉम्बिनेशन ऑफ सेट स्क्वायर एंड टी स्क्वायर, यानी कि सेट स्क्वायर और टी स्क्वायर के संयोजन से के गुणज वाली रेखाएं खींची जा सकती है। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन दिए 30 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 60 डिग्री, और डी 15 डिग्री। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 15 डिग्री। तो यहाँ हमने एक फिगर भी ली है, तो उसमें आप देख सकते हो कि जो ये एंगल दिया है डिग्री, उसे सेट स्क्वायर और टी स्क्वायर के संयोजन से गुणज वाली रेखाएं खींची जा सकती है। इसके बाद अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर डायमेंशनिंग ए व्यू, यानी कि व्यू को आयाम देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है। तो ऑप्शन ए उन सभी को आयाम वाले भागों के करीब रखा जाना चाहिए, बी उन सभी को एक व्यू के भीतर रखा जाना चाहिए, सी उन्हें छिपी हुई रेखा के बजाय दृश्यमान रूपरेखा से चिन्हित किया जाना चाहिए, और डी एक व्यू में दर्शाए गए आयाम को दूसरे व्यू में दोहराया जा सकता है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उन सभी को आयाम वाले भागों के करीब रखना चाहिए, यानी कि ऑल ऑफ देम शुड बी प्लेसेड क्लोज टू द पार्ट बीइंग डायमेंशन। इसके बाद अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एनी पैरेललिज्म, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी भी समांतर चतुर्भुज के बारे में सत्य है। तो ऑप्शन ए सभी चार भुजाएं सर्वंगम सम है, बी सभी आंतरिक कोण सर्वंगम सम होते हैं, सी विपरीत भुजाओं के दो युग्म सर्वंगम सम होते हैं, और डी विकर्ण एक दूसरे के लंबरूप है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विपरीत भुजाएं के दो युग्म सर्वांग सम होते हैं, यानी कि टू पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड आर कॉन्जुगेट। तो यहाँ हमने
समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललिज्म की फिगर भी ली है। इसके बाद अगला सवाल, ए लाइन ए बी इज टू बी bisected by geometric construction, which of the following statement concerning this procedure is correct? यानी कि रेखा AB को जियोमेट्रिक निर्माणों द्वारा विभाजित किया जाना है, इस प्रक्रिया में संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन दिए है, कंपास को AB की लंबाई के आधे के बराबर फैलाने के लिए सेट किया जाना चाहिए, B केंद्र के रूप में A और B के साथ और AB के आधे के बराबर त्रिज्या बिंदु से दूर है, सी ए और बी को केंद्र मानकर और ए बी के आधे से अधिक त्रिज्या वाले चाप विपरीत दिशाओं में प्रतिच्छेदन करते हैं, और डी स्केल के उपयोग से केंद्र बिंदु को चिन्हित करें और इस बिंदु से गुजरने वाली रेखाएं खींचे। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केंद्र के रूप में ए और बी के साथ और ए बी के आधे के बराबर त्रिज्या केंद्र बिंदु से दूर है, यानी कि विथ ए एंड बी एस सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी मार्क ऑफ द सेंटर पॉइंट। दोस्तों यहाँ हमने फिगर भी रखी है, जो ए बी जो लाइन है उसका बाइसेक्ट भी यहाँ हमने दिखाया है। इसके बाद अगला सवाल, द डायमेंशन फिगर फॉर डायमीटर ऑफ ए सर्कल शुड, यानी कि एक सर्कल के व्यास के लिए आयाम आकृति होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए प्रतीक फाई पहले, बी प्रतीक डी पहले, सी प्रतीक फाई द्वारा प्रत्यय और डी प्रतीक डी द्वारा प्रत्यय। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए प्रतीक फाई पहले। तो यहाँ हमने एक फिगर भी रखी है, अलग अलग 3 सर्कल यानी कि वृत्त का। तो यहाँ आप देख सकते हो कि डायमीटर जो दर्शाया जाता है तो वो फाई के बाद जो माप होता है डायमीटर का वो यहाँ रखा जाता है। तो जो फाई है वो सिंबल क्या दर्शाता है, व्यास यानी कि डायमीटर। तो जो भी माप होता है उससे पहले हमें फाई जो प्रतीक है वो हमें रखना है, उसके बाद जो माप होता है वृत्त का यानी कि सर्कल का डायमीटर का वो इसके बाद हमें लिखना है। इसके बाद अगला सवाल, द यूज ऑफ ए टी स्क्वायर इन इंजीनियर ड्राइंग इज टू ड्रॉ, यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में टी स्क्वायर का उपयोग बनाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए समांतर और लंबरूप रेखाएं यानी कि पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस, बी क्षैतिज रेखाएं यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस, सी लंबवत रेखाएं यानी कि वर्टिकल लाइंस और डी ये सभी यानी कि ऑल ऑफ दिस। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी क्षैतिज रेखाएं यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो यहाँ हमने जो टी स्क्वायर के द्वारा जो हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज रेखाएं दूरी जाती है इसकी भी फिगर हमने यहाँ ली है। इसके बाद अगला सवाल, टू स्टेप ऑफ ए सीरीज ऑफ इक्वल डिस्टेंस ऑन द ड्राइंग द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज, यानी कि ड्राइंग पर समान दूरी की एक श्रृंखला को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए कंपास, बी सेट स्क्वायर, सी डिवाइडर और डी स्केल। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कंपास। इसके बाद अगला सवाल, ए स्ट्रेट एज एंड कंपास वेयर यूज टू क्रिएट द ड्राइंग सो बिलो आर्क ई एफ वेयर द ड्रोवन फ्रॉम द पॉइंट बी एंड आर्क विथ इक्वल रेडियस वेयर ड्रोवन फ्रॉम ई एंड एफ विच स्टेटमेंट इज प्लेस, यानी कि एक सीधी धार और कंपास का उपयोग नीचे दिखाया गया चित्र बनाने के लिए किया गया था। आर्क ई एफ को बिंदु बी से खींचा गया था और समान त्रिज्या वाले चाप ई और एफ से खींचे गए थे, जो कथन गलत है। तो ऑप्शन ए कोण बी ए डी इक्वल टू कोण डी ए सी, बी 2 मल्टीप्लाई कोण डी ए सी इक्वल टू कोण बी ए सी, सी 1/2 मल्टीप्लाई कोण बी ए सी इक्वल टू कोण बी ए डी और डी 2 मल्टीप्लाई कोण बी ए सी इक्वल टू कोण सी ए डी। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 2 मल्टीप्लाई कोण बी ए सी इक्वल टू कोण सी ए डी। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पेपर नंबर 5 के बारे में चर्चा करेंगे।